नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के कुछ फीचर्स देख लिए थे। अब जो आज हम बात करते हैं संघ सरकार की, तो संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार में सबसे इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति को हमें विभिन्न आयामों में पढ़ना है। हालांकि पूरा संघ सरकार का भी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, पढ़नी हर चीज़ है, लेकिन जो इसमें राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर हालत में पूछे ही जाते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत बातें हैं, वह सभी चर्चा की जाएंगी। तो हम देखते हैं पहले संघ सरकार क्या है, मतलब अपने वहाँ जो सिस्टम है कैसा है। देखिए, अपने वहाँ व्यवस्थापिका अर्थात कह सकते हो जिसे विधायिका है, कार्यपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। जो फिर से बता रहे, कार्यपालिका फर्स्ट पे मान लेते हैं, रखते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे विधायिका रखते हैं, थर्ड पर जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? जो कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसको लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, और जो भी व्यवस्था है उसको देखना। अभी समझाएंगे, समझेंगे आप लोग, एग्जाम्पल देंगे। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसका कार्य क्या है? उन कानूनों की जांच करना, कहीं वह मौलिक अधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कहीं विभिन्न प्रकार की जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनको तो बाधित नहीं कर रहे हैं, या उसकी जो परखना, उसकी जांच करना, वो कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। वह स्वतंत्र है, वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। हालांकि समन्वय जरूरी है तीनों में एक दूसरे का, कार्यपालिका विधायिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका से समन्वय जरूरी, लेकिन न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी अत्यंत एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। देखते हैं हम, ये संघ सरकार के 3 अंग हैं। ऐसे ही राज्य सरकार में भी 3 अंग होते हैं। तो कार्यपालिका होती है, फिर विधायिका, यहाँ से रहने दे, संघ सरकार पढ़ना है, भाग 5 में है। संघ सरकार किसमें हमने बताया था? आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल कितने से कितने बताया था? याद कीजिए, 52 से 51 बताया था। अब जो है देखते हैं क्या अपने वहाँ व्यवस्था है। व्यवस्था जो है, व्यवस्था देखते हैं क्या है। एक तो कार्यपालिका हो गया, फिर जो है कार्यपालिका के बाद विधायिका, फिर जो है स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका में कौन से अंग आते हैं, कौन कौन आखिर आता है कार्यपालिका में? राष्ट्रपति कार्यपालिका में आ जाते हैं, क्योंकि कानूनों को बनाना, संस्थाओं का गठन करना, ये सब, और कार्यपालिका के लिए जो भी जिस विभाग का प्रमुख होता है, चेयरमैन होता है, उसकी नियुक्ति करना, तो ये राष्ट्रपति का कार्य है। तो कार्यपालिका में आ जाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति, और जितने भी संघ सरकार के मंत्री हैं, सभी मंत्री, संघ सरकार के सभी मंत्री, अभी सभी पर चर्चा होगी। संघ सरकार के सभी मंत्री, और इनका जो प्रमुख नेता है, जो सभी मंत्रियों का हेड कौन है, इनका जो प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम, सभी मंत्रियों का चीफ जो नेता है। अब देखते हैं फिर कौन जो है कार्यपालिका का देखा जाए। ऐसे ही जो राज्य में चलेंगे कार्यपालिका में, तो राज्यपाल की भूमिका रहेगी। वहाँ पर क्या रहेगा? जो राज्य सरकार है तो उनकी मंत्रिपरिषद होगी, और प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो हमने देखा कार्यपालिका में। अब विधायिका में क्या रहता है? विधायिका देखते हैं, इसमें संसद रहती है। अब जो है यही जो है विधायिका का कार्य करती संसद।
अब संसद के 3 पार्ट हैं, कौन? एक तो राष्ट्रपति आता है, संसद का अंग नहीं है, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों अंग है संसद के। उपराष्ट्रपति ऑप्शन में तो वो नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये संसद है। इन्हीं तीनों से क्या होता है? कानून कोई बनता है, विधायिका कानून बनाती है। अब न्यायपालिका क्या है? ये जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं हाई कोर्ट। अब देखते हैं जो अच्छा हमने बताया सभी मंत्री, इस पे क्या सभी मंत्री की बात क्या है? जो मंत्री की 3 कैटेगरी रखी गई हैं। एक है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का जो सपोर्ट करता है वह केंद्रीय या कह सकते हो राज्य मंत्री होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री होता है। और जो एक ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद इसे कहते हैं। तीनों जो मंत्री आ जाते हैं, जो सभी मंत्री में बात कही हमने, सभी मंत्री में पहले तो बता रहे हैं कौन मंत्री आते हैं। एक कैबिनेट मंत्री आता है, दूसरा राज्य मंत्री आता है, तीसरा स्वतंत्र प्रभार मंत्री आता है। ध्यान समझिएगा, जो कैबिनेट मंत्री है और उसका जो सपोर्ट करता है, उसका सहायता का कार्य करता है, वो राज्य मंत्री करता है। तो जो कैबिनेट मंत्री उसको एक बड़ा मंत्रालय मिलता है। जब बड़ा मंत्रालय तो सहायता की ज़रूरत होती है, तो राज्य मंत्री रहता है। लेकिन जो तीसरा हमने बताया स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, उसका क्या कार्य है? वह स्वतंत्र है, मतलब वह एक छोटे मंत्रालय का मंत्री है। मंत्रालय का मंत्री छोटे से मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं। तो ये बात होती है। तो मिनिस्टर में देखते हैं मंत्री परिषद। पहले कितने टाइप के मंत्री होते हैं? मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार जैसे फर्स्ट कौन मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री। ये आपका कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुनते होंगे, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई राज्य मंत्री कह देते हैं। राज्य मंत्री का ये नहीं मतलब उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री राज्य मंत्री बन गया तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री, वो उत्तर प्रदेश का नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री है वो, मतलब इनका सहायक। दूसरा जो है मंत्री राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। और तीसरा देखा जाए इसमें कौन है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब देखिए जो इनके और इनके, ये बड़ा मंत्रालय है, इनका क्या है? इनके पास जो कैबिनेट के बाद बड़ा मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय, बिग मिनिस्ट्री है, बड़ा मंत्रालय है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ये सब बड़े मंत्रालय हैं। उसका जो है कैबिनेट मंत्री बनेगा। और ये जो है ये क्या करता है? कैबिनेट मंत्री का सहायता कार्य का सहायक होता है, का सहायक, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा इसको भी होता है। तो ये क्या है? इन्हीं से रिलेटेड हैं, मतलब बड़े मंत्रालय से ही ये भी जुड़े हुए हैं। जैसे समझने के लिए, जैसे मानते हैं कि बड़ा मंत्रालय है गृह मंत्री। इस समय गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हो गए कौन? इस समय गृह मंत्री हैं अमित शाह। मान लीजिए अमित शाह हैं, ठीक, ये इनके पास गृह मंत्रालय है। अब लेकिन जो है इनका जो सहायक बना है, जो वो क्या है? गृह राज्य मंत्री हो जाएंगे। गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री वो कौन है? जैसे अभी कैबिनेट बनी है तो अजय मिश्रा टेनी है, मान लीजिए, ये मानते नहीं हैं, अजय मिश्रा टेनी। ऐसे उद्योग मंत्री कैबिनेट का दर्जा है, उनके सहायक में जो उद्योग वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बनी, जैसे राज्य मंत्री। तो कहने का मतलब ये जो है गृह मंत्री का सपोर्ट करेंगे ये। अब देखते हैं ऐसे ही, अब शिक्षा मंत्रालय है, जैसे शिक्षा मंत्रालय तो धर्मेंद्र प्रधान है। जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का एक सपोर्टर होगा, गृह जो आवश्यकता होगी तो क्या होगा? शिक्षा राज्य मंत्री होगा। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जैसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री का मतलब क्या है? ये छोटा मंत्रालय है,
छोटा मंत्रालय दिया जाएगा, छोटा मंत्रालय। जैसे अभी जितेंद्र सिंह जो हैं क्या बनाए गए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनके हाथ में जो है जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार मंत्री। वर्तमान के जो बता रहे हैं एक समझने के लिए, नाम इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे थीम समझना जरूरी है, क्या है मतलब। अब जितेंद्र सिंह, अब इनको छोटा मंत्रालय मिला है, वो साइंस टेक्नोलॉजी वाला, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, हमने देखा। अब इससे प्रश्न क्या रहता है, जो ये तीनों मंत्री होते हैं, तीनों मंत्रियों का समूह, इसको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। मंत्रिपरिषद, जब कभी मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग आए, अभी आगे काफ़ी आएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद, तो ये तीनों जो है उसमें तीनों मंत्री आ जाते हैं मंत्रिपरिषद में। लेकिन कभी मंत्रिमंडल नाम आता है, मंत्रिमंडल, तो ये दो मंत्रिमंडल में कौन से, केवल ये दो मंत्रिमंडल में कौन है, कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री, ये है किसमें, मंत्रिमंडल में। तो आप आज के कन्फ्यूजन दूर कर लिए, कभी कभी आता है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, ऑप्शन देता है प्रधानमंत्री, फिर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री तो तीनों का चीफ है, प्रधानमंत्री तो क्या है, इसका ही प्रमुख है। प्रमुख कौन है इसका, प्रमुख पीएम। जैसे क्लास में मॉनिटर मान लीजिए, तो वो क्या है, प्रमुख है। अब वो किस स्टूडेंट को छोटे विभाग देता है, किसको हटाता है, वो डिसाइड करता है। वहाँ पे मान लीजिए टीचर जो हैं एक राष्ट्रपति के तौर पर हैं, कार्य टीचर सब करेंगे, लेकिन सलाह किसकी रहेगी, मॉनिटर की रहेगी। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। अब देख रहे हैं, देखिए जो चीज़ पढ़ी है उसको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट बिल्कुल पूछे, कभी कभी कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। थीम क्या है, ये ज़रूरी होता है। अब देखते हैं क्या है, जैसे आगे हम देखते हैं, इसमें हमने किसकी चर्चा की थी, राष्ट्रपति की। जो कार्यपालिका का जो है राष्ट्रपति, हम कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति को पहले पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति चलते हैं, राष्ट्रपति, इससे क्वेश्चन बनता है। अब क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे क्या, मतलब पहले तो जानेंगे राष्ट्रपति क्या है। देखिए जो अपने देश के वहाँ जो शासन है वो संसदीय प्रणाली वाला है, मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है अपने वहाँ। तो संसदीय प्रणाली में जो रहता है, राष्ट्रपति का पद जो होता है नाम मात्र का होता है, औपचारिक प्रधान रहता है। जो वास्तविक शक्ति है किसके हाथ में, पीएम के पास है। अभी जो मान लीजिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इंडिया में, तो जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। वहीं इंडिया में यदि यही चल रहा होता तो इंडिया में पीएम का जो पावर नहीं रहता, राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर होती। तो भारत का लेकिन कैसा है, संसदीय प्रणाली है, तो यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। हाँ, लेकिन कार्यपालिका का जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक नहीं कहें, वास्तविक प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। ये क्वेश्चन आता है से कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, तो ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों, तो राष्ट्रपति टिक करेंगे। फिर ये कहा जाए इस प्रकार से, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, अब सब राष्ट्रपति, क्योंकि बड़े बड़े जो भी पद हैं सबको शपथ दिलाई जाती है तभी नियुक्त होती है। अब बड़े हो क्या, जो ब्यूरोक्रेसी में तो नहीं इतना क्लियर रहता है कि शपथ है किसी में नहीं है, लेकिन हाँ शपथ पत्र रहता सब में है। लेकिन जो खासकर जो समझ सकते हैं राजनीति में एक प्रधान स्तर से लगाकर राष्ट्रपति तक शपथ का सिस्टम रहता है। तो शपथ में क्या रहता है, हालांकि शपथ हर जगह होती है लेकिन इनमें शपथ की भूमिका कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है, अब देखते हैं राष्ट्रपति में शपथ क्या सीन है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब शपथ हो गई, राष्ट्रपति नियुक्त हो गए शपथ के उपरांत। अब राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है
तो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। समझिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं से। राष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, मुख्य न्यायाधीश को देता है, न्यायाधीश को देता है, राज्यपाल को देता है। इस प्रकार क्वेश्चन रख देते हैं छोटे मोटे, कोई मतलब नहीं होता है, बहुत चुटकी से इसे देखते सॉल्व होते हैं। अब उपराष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना होता है तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं। जैसे इस समय CJI कौन है? वर्तमान समय के 48वें CJI चल रहे हैं 2021 में, अप्रैल 2021 से जो इस समय CJI बने हैं वो NV रमन्ता हैं, जो कि 48वें नंबर के हैं। उन्हों जो अब मगर अब पता नहीं कब, जो 2022 में अगले राष्ट्रपति बनेंगे तब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो अभी हम बात कर रहे हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश, ये 2022 में इनका समझ लीजिए रिटायर हो जाएंगे। तो जो अगला राष्ट्रपति, जो अगले मुख्य न्यायाधीश आएंगे वो 2022 में जो अगले राष्ट्रपति बनेंगे उनकी नियुक्ति करेंगे, क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वो 2017 में बने थे। वो कब हटेंगे? 2022 में हटते हैं या पुनः बन जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो एक बार तो जब संविधान सभा 1950 जब लागू हुई तब बनाए गए राष्ट्रपति, 1952 तक रहे, फिर 1952-57, फिर 57 से 62 लगातार 2 बार रहे। तो इस प्रकार 2022 में ये भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। जो होते हैं फिर भी इनको शपथ उस समय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। यदि कोई दूसरा राष्ट्रपति होता है तो उसको भी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे दिलाएंगे। अब राष्ट्रपति की शपथ हो गया, फिर रिज़ाइन देना होता है तो किसको देंगे? अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले उसकी सीट खाली हो जाती है, एक तो इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा क्या है, कदाचार द्वारा हटाया जा सकता है उनको कि संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, कदाचार है उनका जो, तो इस प्रकार से हटा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए उनके जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति 3 रूप में उनका पद खाली हो सकता है। एक तो इस्तीफा दे देते हैं अपना, पहली बात। दूसरी बात, उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी बात, राष्ट्रपति का क्या रहता है, कदाचार द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। इन स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, उनकी जगह पर कोई और राष्ट्रपति बनेगा। 5 साल तो टाइम पीरियड है, तो अब कैसे पूरा किया जाए, तो कोई और राष्ट्रपति बनेगा। अब वह कौन राष्ट्रपति बनता है? पहले तो नंबर उपराष्ट्रपति का आता है। यदि उपराष्ट्रपति मौजूद है तो वह राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेगा, राष्ट्रपति पदासीन होगा के पद पर। अब उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए बीमार पड़े हैं, कोई ऐसी स्थिति में है, नहीं संभालने भर के हैं वो उस समय, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद लेगा। फिर भी यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश भी उस समय कोई ऐसी स्थिति में है जो पद नहीं संभाल पा रहे हैं, बीमार हैं, या वो खुद कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं, या मुख्य न्यायाधीश की उस समय कुर्सी खाली मान लीजिए एक समय के लिए मान लीजिए, या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसको चला रहा है, तो वहाँ भी खाली हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को बने, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। समझिए, राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसका पद देखता है जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हो जाता है तब तक, और 6 माह में हो जाना चाहिए अगला राष्ट्रपति नियुक्त, चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है राष्ट्रपति। यदि वह भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति की हमने ये बात कर ली। अब राष्ट्रपति की क्या एज होनी चाहिए? राष्ट्रपति का हर चीज़ के लिए एज होती है, तो राष्ट्रपति की क्या एज होनी चाहिए? उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। अधिकतम एज के लिए कोई नहीं प्रावधान है कि अधिकतम एज कितनी रखी जाए, 99 साल का भी यदि संभालने लायक है तो बन सकता है, तो ये हो जाता है। फिर देखते हैं क्या रहता है कि अब देखा जाए राष्ट्रपति की हमने एज भी जिक्र कर ली, कुछ बातें भी हमने पहले ही जिक्र कर लिया था। जो है कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष कह सकते होता है। अब उसकी अर्हताएँ देखी जाएँ, क्या है अर्हताएँ? राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए,
राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हमने लाइन नहीं कही है जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म स्थान भारत हो, ये बात अलग है। यदि ऑप्शन में आता है कथन में, तो यदि ये लाइन लिखी है राष्ट्रपति का जन्म भारत में होना जरूरी है या उसका जन्म स्थान भारत में होना जरूरी है, ये बात नहीं। भारत का नागरिक हो, नागरिक होना और भारत में जन्म लेना अलग बात है। मान लीजिए आप कहीं विदेश में आपका जन्म हुआ, भारत की नागरिकता ले ली आपने, तो आप भारत के नागरिक हुए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात क्या है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई संसद जो है राष्ट्रपति बन जाता है, जिस दिन से वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा उस दिन से उसका संसद का पद जो है अपने आप शून्य हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का, लोकसभा का रखता हो। तो इस प्रकार हमने देख लिया, इसकी जो मेन अर्हताएँ हैं उस पर चर्चा कर ली गई। अब देखते हैं राष्ट्रपति की सैलरी क्या है। सैलरी में क्या, राष्ट्रपति की जो सैलरी है 5 लाख रुपए है, और इसके जो इसका समय है सैलरी में किसी प्रकार की, मतलब उसके जो उसका कार्यकाल है उस दौरान उनकी सैलरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है। ये हमने जिक्र किया था। राष्ट्रपति को सैलरी किससे मिलती है, भारत संचित निधि से मिलती है। ये किस अनुसूची के तहत मिलती है, और जो दूसरी अनुसूची में इसका जिक्र हमने बताया था, राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है दूसरी अनुसूची में। अब देखते हैं क्या राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद हैं जैसे इंपॉर्टेंट, उसका हम जिक्र करेंगे। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 52 में है। फिर जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हैं, 53 में है। इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, वो भी जिक्र किया जाएगा। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उनका जिक्र हम करेंगे। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसका भी होगा, भी जिक्र करते हैं। और फिर इसको महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है, इसका भी जिक्र करते हैं। ये कुछ चीज़ समझने वाली हैं, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या शपथ कौन दिला रहा है। शपथ में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, CGI मतलब मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, 48वें हैं, NV रमन्ता। याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी नंबर याद रखिएगा। अब देखते हैं इस समय राष्ट्रपति कौन है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, 12वें 13वें 14वें राष्ट्रपति हैं। ये वो राष्ट्रपति हैं, पद संख्या है, मतलब इतनी बार ये पोस्ट आई है। ये नहीं है कि एक राष्ट्रपति 2 बार 3 बार रहे तो उस संख्या के आधार पे। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक, मतलब 14वीं पोजीशन पे राष्ट्रपति बने हैं इस समय। तो ये क्या है, 14वें कौन से, रामनाथ कोविंद हैं इस समय। मतलब ये पोस्ट है इनकी 14वें नंबर के हैं ये। अब देखते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने लेकिन 1 बार काउंट कर रहे हैं, तब 14वें नंबर पे आ रहे हैं। वो उसमें ये नहीं काउंट किया गया कितनी बार कौन बनता है, ये 14वें व्यक्ति हैं राष्ट्रपति बनने वाले। अब देखते हैं क्या आगे बात होती है। जो त्याग पत्र किसे देंगे, रिज़ाइन कह सकते हो, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति। और क्या कहा जा सकता है इनसे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, त्याग पत्र हो गया। और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ये किन चीज़ों में रिक्त हो सकता है, एक तो मृत्यु पर। दूसरा क्या रिक्त होने का कारण है, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इनको जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं स्वयं से, इस्तीफ़ा। तो क्या रहता है, तो अब कौन संभालेगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कौन संभालता है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यदि इन स्थितियों में है
अब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? अब राष्ट्रपति के पद पर जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक, अब देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति बैठते हैं, उपराष्ट्रपति ये मतलब कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी यदि नहीं है, यदि ये भी उपलब्ध नहीं है, फिर कौन देखेगा? CGI, मतलब CGI मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब ये भी मान लीजिए ये हैं तो ये देखते हैं, मान लीजिए ये नहीं है तब कौन देखता है? ये देखते हैं। अब मान लीजिए ये भी नहीं है तो कौन राष्ट्रपति उस समय कौन पद पे बैठेगा? तो बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश। अब मान लीजिए ये भी नहीं है तब ये देखेंगे। अब इस प्रकार हमने देखा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी चित्र देखते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन हुए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति? कभी कभी प्रश्न इन पे बन जाता है, और कभी कभी बन जाता है कि किन राष्ट्रपति की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो दो लोगों की होती है, जाकिर हुसैन की होती है जो कि राष्ट्रपति होते हैं 1967 में बनते हैं, 1969 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली जो हैं उनका कब रहता है? वो 1974 में बनते हैं, 77 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके ही समय जो क्या कह सकते हो, वो क्या कही जा सकती है, इमरजेंसी लगी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब ये बने थे, कौन बनता है यहाँ पर? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, हुसैन 1967 में बनते हैं, और जो है इनकी मृत्यु 69 में हो जाती है। मृत्यु, मृत्यु। अब कौन संभालते हैं? वीवी गिरी बनते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं ये, वीवी गिरी बनते हैं राष्ट्रपति। फिर ये 1969 में फिर कौन आ जाते हैं? हिमायतुल्लाह पूरी तरीके से कार्यवाहक बने होते हैं। अब पूर्ण राष्ट्रपति हमने बताया 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं, संभालते हैं कुर्सी? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, 6 माह तक समय मिला और ये 2 माह तक रहे। 2 माह के बाद कौन हो जाता है? राष्ट्रपति जो बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं हिमायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिमायतुल्लाह लिख देते हैं, एम हिमायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। ये क्या है? ये राष्ट्रपति बनते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CGI होते हैं, ये CGI होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य। प्रश्न आता है कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो कौन है? हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। ये भी प्रश्न है। फिर दूसरे कौन जिनका निधन हो जाता है कार्यकाल के दौरान? फ़खरुद्दीन अली, इनका अलग कर रहे हैं ये। अब ये कब है फ़खरुद्दीन अली का? 1974 में बनते हैं, 1977 में इनकी निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जगह BD जत्ती संभालते हैं, BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब देखते हैं इसके बाद ये 2 लोग कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। अब देख रहे हैं आप नोट करना चाहे इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा। इधर हमने तो बिगाड़ दिया। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। अब चर्चा किस पे होती है आगे, इनसे देखते हैं क्या रहता है राष्ट्रपति का।
अब देख रहे हैं कि हमने बताया था, ये भी बात है, देश का प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक आ जाता है। प्रथम नागरिक कौन है? तो इस समय देश का प्रथम नागरिक आ गया, इसे जनरल क्वेश्चन, तो कौन है? रामनाथ कोविंद है। प्रथम महिला आ जाती है, देश की प्रथम महिला कौन है? तो जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है वो प्रथम महिला मानी जाती है, ये भी जान लीजिए। तो रामनाथ कोविंद की सविता कोविंद हैं, तो वो क्या हो गई? प्रथम महिला देश की हो गई। तो इस प्रकार से लॉजिक क्वेश्चन बन जाते हैं। देश का प्रथम नागरिक है। अब प्रथम नागरिक का मतलब कैसे हुआ कि देश की आबादी 1 अरब जो है 37 करोड़ लगभग है इसे, तो फर्स्ट नागरिक क्या नंबर रखा जाएगा क्या? चलिए, तो एक बात हो गई, मतलब एक सम्मान की बात है ये। प्रथम नागरिक का मतलब ये है, सम्मान देने का मतलब यहाँ से। अब देखते हैं क्या कुछ और बातें, जैसे हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम कितनी? 35 वर्ष पूरी कर ली हो, पूर्ण कर ली हो, या पूर्ण हो चुकी हो। 35 वर्ष पूर्ण हो, या 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, मतलब 35 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं। अब जो ये मिनिमम है, सॉरी न्यूनतम है, न्यूनतम मैक्सिमम नहीं। अधिकतम क्या? अधिकतम कितनी होनी चाहिए? नो लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं, मतलब 99 साल भी हो सकती है यदि वो स्वस्थ हैं और बनाए जाते हैं राष्ट्रपति, तो अधिकतम सीमा की बात नहीं। निर्वाचन क्या है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनः निर्वाचन हो सकता है, निर्वाचन हो सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद हमने बताया था, राजेंद्र प्रसाद क्या रहा? जैसे 2 बार, जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तब बनाए गए 1952 तक के लिए, फिर क्या 1952 से 57, फिर 1957 से 62 के लिए रहे ये। अब देखते हैं ये पुनः निर्वाचन भी हो सकता है, कितनी बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखा जाए कुछ और बातें हैं जो संबंधित इनसे, जो वेतन है इनका, वेतन कितना मिलना चाहिए? इनका मिलता है 5 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये हो गया 5 लाख रुपए हो गए इनका वेतन। अब देखा जाए जो उपसभा अभी जब पढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है। और जो उपराष्ट्रपति जो हो गया क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, वही देश का उपराष्ट्रपति बनता है। समझिएगा, देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। तो अब जो सभापति का भी काम वो देख रहा है, तो लेकिन वेतन एक ही मिलेगा, सभापति का ही ले ले या उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का वेतन हो गया। तो अब वही लोकसभा में आए, लोकसभा का सभापति मतलब अध्यक्ष उसको कहा जाता है, या स्पीकर कह देते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है, क्योंकि इसको भी 4 लाख उपराष्ट्रपति को मिलता है, तो उसको भी 4 लाख मिलेगा। अभी समझाएंगे, आगे समझेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको वेतन कितना होता है? 2,80,000 वेतन मिलता है। ये मंथली वेतन की बात हो रही है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको वेतन 2.5 लाख मिलता है। वहीं जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको 2.5 लाख, जो अन्य न्यायाधीश हैं उसको 2.25 लाख, इस प्रकार से वेतन है। अब देखते हैं क्या हो गया। अब वही लोकसभा का अध्यक्ष 4 लाख पा रहा है, उपाध्यक्ष 2,50,000 से 2,80,000 के बीच की रेंज रहती है, मतलब 2.5 लाख से 2,80,000 तक। तो इस प्रकार वही उपसभापति राज्यसभा में। अब क्या रहता है इनके बारे में देखते हैं। वेतन हो गया। योग्यताएं क्या हैं? तो योग्यता के बारे में देखें। भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ना कि भारत में जन्मा आवश्यक है, ना कि भारत में जन्मा
जरूरी, भारत में जन्मा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, भारत में जन्मा जरूरी कोई ऐसी शर्त नहीं है। ठीक। फिर दूसरा, लाभ के पद पर ना हो, ये किसके लिए चलता है? ये गवर्नर के लिए भी चलता है यही बात। फिर तीसरी बात जो कहा जाए, लोकसभा के सदस्य मतलब एमपी, सदस्य मतलब एमपी बनने की योग्यता रखता हो, बनने की या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब देखते हैं, ये हो गई बात। जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हमने देखा इनके बारे में, ये सब देखे। कुछ हम आर्टिकल देख लेते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए, वह इधर देख लेंगे हम लोग। आर्टिकल 52 क्या कहता है? जितना पढ़ा है उन्हीं से जुड़ा हुआ। जो हमने क्या बताया था कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ये बात हो गई। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब आर्टिकल 54 क्या कहता है? 54 अभी बताएंगे। निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात हुई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब कैसे होगा? मतलब निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये नहीं है कि वंशानुगत है निर्वाचन से राष्ट्रपति बनेंगे। फिर जो है निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? कि निर्वाचन की प्रक्रिया जो हमने बताया अभी, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे क्या बनते हैं राष्ट्रपति, कौन कौन इनको किस प्रकार से वोट इनकी काउंटिंग होती है, कैसे इनको चुना जाता है, ये प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 56 में हमने कार्यकाल की जिक्र किया था। कार्यकाल का किया था क्या? नहीं, 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उससे पद खाली होता पहले। तो उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से कहाँ से होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अब आर्टिकल 55 में कार्यकाल, आर्टिकल जो है आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन। ये हो गया। आर्टिकल जो है 58 योग्यताएं रखता है, योग्यताएं इसमें बात आ जाती है। फिर देखते हैं आर्टिकल 58 के बाद आर्टिकल 59 में ऐसा कुछ खास है नहीं। आर्टिकल 60 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है? शपथ की बात आती है। हमने बताया था राष्ट्रपति को शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं दी जाती है, ध्यान रखिएगा, हमने वहाँ जिक्र किया था। फिर आर्टिकल जो है 61 की बात आती है, ये महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया ये है। अब हम देखते हैं क्या है, और कुछ जो है ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रकार चीज़ें हमने बताई, हट रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम देख रहे हैं क्या रहता है, आगे देखते हैं।
जो है, अब क्या राष्ट्रपति की दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, ये पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अच्छा, कुछ और हम अनुच्छेद देख लेते हैं पहले थोड़े से। तो अनुच्छेद जैसे है, आर्टिकल जिसे कहते हो, आर्टिकल कह देते हो, आर्टिकल 171 है, जो राष्ट्रपति है व उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है से संबंधित निर्वाचन के मामले, मतलब के निर्वाचन से संबंधित, के निर्वाचन से संबंधित मामले कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखती है। ध्यान समझिए, एक एक चीज़ में क्वेश्चन है, ये आते हैं बहुत हार्ड लगने लगते हैं, कहते हैं बहुत कठिन पेपर आ गया है संविधान में, इसे घुमा दिए क्वेश्चन में। कुछ नहीं, इन्हीं को आप घुमा के क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज हम रखेंगे तब देखिएगा, यही सब घुमा के क्वेश्चन इन्हीं सब से पूछे गए हैं, कुछ अलग से नहीं आ जाता है। यही सब संविधान में जो है राष्ट्रपति से रखेगा, इसे घुमा देगा, 4 ऑप्शन रखेगा, तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामले कौन देखता है? ये वहाँ पे निर्वाचन आयोग रखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग, तो पहला दिमाग भारत निर्वाचन आयोग पे ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, मतलब क्या है इसका? सुप्रीम, उच्चतम न्यायालय। अब देखते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या है ये देखते हैं। इसमें तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, क्षमादान की शक्ति, अखबार में भी देखते होंगे, राष्ट्रपति इनको क्षमादान की याचिका, कोई अपराधी मांग रहा है, अभी निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद जो कई सारे किस्से हुए हैं, तो उसमें क्या रहता है, क्षमादान की वो मांगते हैं, क्षमादान करते हैं, मांगते हैं, क्षमा कर दो, कैसे भी दुनिया भर की याचिकाएं लगाते हैं वकील के सपोर्ट के सहारे। तो ये क्या रहता है, क्षमादान की शक्ति, जो पार्डन सिस्टम है, ये पावर ऑफ पार्डन या पार्डन पावर होती है, क्षमादान की शक्ति, ये जो है राज्यपाल में भी है, लेकिन राज्यपाल में कहीं सीमित है, कहीं राज्यपाल की शक्ति सीमित है, और मृत्युदंड नहीं माफ़ कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति को ये भी पावर है क्षमादान की शक्ति में। और आर्टिकल 143, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, 143 का मतलब ये तो शॉर्टकट पता ही होगा, 143, तो ये 143 भी याद रख सकते हो। क्या है ये क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको माने ही माने, ठीक है। तो इस प्रकार की बात। अब हम आगे देख रहे हैं, क्या राष्ट्रपति से संबंधित 2 बातें हमने जिक्र की थी, उससे संबंधित प्रक्रिया है, पूछी जाती है, या कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखा जाता है। एक तो है राष्ट्रपति का जो है कैसे चुनाव होता है, मतलब इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट प्रेसिडेंट। फिर दूसरा क्या बात रहती है, राष्ट्रपति चुनाव हो गया, राष्ट्रपति बन गया, उसको हटाया कैसे जाता है, इस पर चर्चा होती है। तो अब देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन, ये प्रश्न है, इसी में प्रश्न बनते हैं, इसी से ऐसे ही प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। जब पढ़ के देंगे, इसको टेस्ट सीरीज देंगे तब लगेगा, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा ले, कोई भी, हम ही पढ़ाए नहीं, कोई भी तो आपको मिल जाए, या कोई एग्जाम देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पेपर आ रहा है तो मैच करिए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो पढ़ रहे हैं तो आप एकदम टिक सही मारेंगे, बहुत खिलवाड़ लगेगा, वो वहाँ से क्वेश्चन लगेगा, कुछ रखा ही नहीं। लेकिन बशर्ते जब हम पढ़ा रहे हैं, एक बार ध्यान से पढ़ें, एक बार रिवाइज जो हो सके नोट्स का हमारे जरूर कर लें एग्जाम से पहले। अब भारत का निर्वाचन क्या है, इसमें निर्वाचन में क्या होता है, निर्वाचन क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये भी बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतलब एक छोटे स्तर समझिएगा, प्रधान बनाते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब हम सीधे गए, लाइन में लगे, वोट डाल दिए, प्रधान जी बन गए, और उसमें कोई मानक भी नहीं। जैसे 10 प्रधान खड़े हुए हैं, चुनाव प्रधान नहीं, प्रतिनिधि खड़े हुए हैं गांव से, और 1000 वोटें हैं, तो मान लीजिए किसी को 250 भी मिल गई और हारने वाले को 200 मिली, 249 मिली, तो 250 वाला जीता माना जाएगा, तो प्रधान बन गया, हमने डायरेक्ट वोट दिया। बीडीसी बन गए वहीं से, जो कह सकते हो बीडीसी होते हैं, वो वहीं से बन जाते हैं। कहाँ से? गांव ही से। प्रधान बना, बीडीसी बना। अब बाद में बताया ना, पंचायत जान लीजिए, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। सबसे निचला स्तर प्रधान, जो मतलब बनता है ग्राम स्तर, फिर उससे ऊपर मध्य का जो होता है
खंड स्तर होता है जिसे ब्लॉक कहते हो। थर्ड क्या होता है, जिला पंचायत होता है, सबसे बड़ा स्तर होता है पंचायत का। तो जो है ब्लॉक प्रमुख होता है, उसको कौन बना रहा है, बीडीसी बना रहा है। बीडीसी कौन बनाता है, गांव की जनता वोट डालने गई, लाइन लगी और उनको बीडीसी बना दिया गया। बीडीसी अपना साठ गांठ हो गई या उनको पसंद हुआ तो अपना ब्लॉक प्रमुख को दिए। तो हमने तो ब्लॉक प्रमुख को नहीं वोट दिया, मतलब जनता ने, लेकिन बीडीसी ने दिया। तो क्या हुआ, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है बीडीसी का, मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट नहीं वोट देती है, जनता जिसको निर्वाचित नहीं करती है वो अप्रत्यक्ष होता है, और जिसको जनता डायरेक्ट वोट करती है वो प्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट करके नहीं बनाती है। तो ये कैसा निर्वाचन का, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन शामिल होता है, तो राज्य, पहले तो देखते हैं संसद पे ही बात कर लेते हैं। राज्यसभा, हमने बताया संसद जो है 3 से मिलकर बनी है। और संसद फर्स्ट में कौन पार्ट है संसद के, राष्ट्रपति हैं। सेकंड में लोकसभा, राज्यसभा। एक समझिए राष्ट्रपति हो गए, फिर 2 कमरे हैं, एक लोकसभा का कमरा है, एक राज्यसभा नाम का कमरा है। जो लोकसभा के कमरे में कैसे सदस्य पहुंचते हैं, सब जनता द्वारा निर्वाचित होकर सदस्य पहुंचते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में जनता द्वारा नहीं होते, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा में। वो भी हम देखेंगे आगे जब राज्यसभा की बात आएगी। तो इसमें राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं और लोकसभा में भी सदस्य होते हैं। तो इसमें लोकसभा में 2 सदस्य, अब तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, उस पर भी जिक्र करेंगे जब आएगा आर्टिकल उससे संबंधित बातें। पहले जो है लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित होते थे, वो निर्वाचित नहीं, सॉरी, मनोनीत होते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए थे, मतलब नॉमिनेट किए गए। कोई इलेक्शन नहीं जीते, राष्ट्रपति ने देखा कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है कम है तो उनको नॉमिनेट कर लिया। 2 लोगों को नॉमिनेट करता था लोकसभा में राष्ट्रपति। और राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते थे, कला में है, विज्ञान में है, कोई विभिन्न अपने क्षेत्र में है, मतलब पारंगत हैं, तो उनको राज्यसभा में 12 लोगों नॉमिनेट किया था। जो 2 लोग उधर लोकसभा में और 12 लोग राज्यसभा में, इनसे कोई मतलब नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, इनकी भाग नहीं, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। तो कौन लेंगे, जो भी लोकसभा में निर्वाचित होंगे, जो भी राज्यसभा में निर्वाचित होंगे। भले ही राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता हो, लेकिन निर्वाचित तो हुए सदस्य। तो राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जरूर याद रखें, निर्वाचित, ये दिमाग में रख लीजिए। उपराष्ट्रपति में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उपराष्ट्रपति में निर्वाचित नहीं लगा होता है, इसमें निर्वाचित लगा है कि निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात, विधानसभा, जितनी भी विधानसभा राज्य की हैं, देश की हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं, मतलब सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यहाँ पे भी लगा है, कहने को समझिएगा, निर्वाचित है मतलब विधानसभा में भी। अपने यूपी में कितने विधानसभा सीटें हैं, मतलब विधानसभा का मतलब क्या हुआ, कितने यूपी में विधायक जी हैं, मतलब यूपी में विधायक जी कितने हैं। तो यूपी में 403 विधायक जी हैं जो जनता द्वारा चुन के पहुँचे हैं विधानसभा में। तो वही विधानसभा के सदस्य हुए जाके। एक लोग क्या हुए थे, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो अब वो नॉमिनेट की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है कि आंग्ल जो प्रतिनिधि, माना ही नहीं गया कि आंग्ल अब सदस्यता बची है देश में। जो यूरोपियन, जो उस समय की जो स्थिति थी, वो बताएंगे कौन कौन लोग आंग्ल में माने जाते हैं। जो आंग्ल भारतीय लोग हैं वो भारत में बचे ही नहीं हैं। तो अब वो लोकसभा में 2 होते थे निर्वाचित और विधानसभा में 1। तो विधानसभा में भी 1 खत्म कर दिया गया है, समाप्त हो गया है, और लोकसभा में भी 2। तो अब यूपी में कितने विधायक जी हैं, 403 हैं। 404 पूरे होते हैं, लेकिन निर्वाचित कितने हुए, 403। तो 403 जो हैं यूपी से शामिल होंगे इसमें चुनाव में, विधानसभा के। विधान परिषद से इसमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये क्या होते हैं, एमएलए कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। ये क्या है, एमपी हैं ये सब, ये क्या होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लेकिन ये जब भारत आज़ाद हुआ, या आज़ाद होने के बाद संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से यही व्यवस्था है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन जो है, जो 17th CA आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 साइड में आया था ये 17, इसमें क्या हुआ 1991-2 में ऐसे आया था ये। अब ये क्या रहता है, इसमें क्या किया गया,
70th अमेंडमेंट में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। आप समझिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये भी है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और जो है राज्य जितने भी हैं देश में, जितने भी राज्यों का संघ है भारत, तो जितने भी राज्य हैं उनके सभी विधानसभाएं हैं हर राज्य की, तो उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दिल्ली व पुदुचेरी, ऐसे तो भारत में कितनी अब यूटीज़ हैं, 8 यूटीज़ हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सब में तो विधानसभा है नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर ऐसा मैटर अपवाद बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा है, तो लेकिन 2 ही विधानसभा के अभी सदस्य इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति में। अब 2022 का इलेक्शन आता है, तब तक देखा जाए क्या जम्मू कश्मीर को कैसे भी संशोधन करके क्या जो है जम्मू कश्मीर को भी इसमें रखा जाता है, उनके भी जो विधायक हैं निर्वाचित उनको भी रखा जाएगा। वो तो इलेक्शन अगला बताएगा 2022 का, जब राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। अब देखते हैं क्या बात आती है। अच्छा, जो हमने बताया था मंत्री होते हैं वो लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही चुन के आए हों, जीत के आए हों तभी जनता से डायरेक्ट, वो राज्यसभा का भी कोई सदस्य मंत्री बनाया जा सकता है। अब ऐसे ही देखा जाए राज्य में भी 2 हैं, विधानसभा है, विधान परिषद। हालांकि 7 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे केंद्र में लोकसभा है, जनता द्वारा डायरेक्ट है, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आती है, जो सदस्य बनते हैं वो राज्यसभा है। ठीक, लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है, विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो क्या विधान परिषद के भी सदस्य इसमें भाग लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि विधान परिषद के भी सदस्य जो हैं हर राज्य में चूँकि है भी नहीं, और वो निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चलो वो दूसरी प्रक्रिया है, इसमें सीधी बात देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। MLC कह सकते हो, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब देखते हैं, लिखना चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये हो गया। ये किसमें, ये चुनाव की बात कर रहे थे, ये आर्टिकल 54 में बात हो रही थी। अब आर्टिकल 55, तो अब ये क्या होता है, ये आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है, एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये मतलब कह सकते हो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है, सिस्टम इसके आधार पे। तो ये क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसे इसमें जो होता है हर एक MLA मतलब हर एक विधायक की वैल्यू होती है कि मतलब एक वैल्यू निकाली जाती है हर एक विधायक की, और हर राज्य के विधायकों की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब यूपी के एक विधायक की वैल्यू जो है वो अलग है, हिमाचल प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू अलग है, तो वो वैल्यू का कभी कभी फार्मूला रख देते हैं। तो देखते हैं, और ऐसे ही जो है MP जो होती है राज्यसभा, और कौन होता है लोकसभा से संसद होते हैं निर्वाचित, उनकी भी वैल्यू अलग अलग, मतलब उनकी तो वैल्यू समान ही होती है कि एक ही जगह से हैं। राज्यसभा लोकसभा की वैल्यू समान होती है, भले सदस्य संख्या अलग अलग हो। तो देखते हैं, जैसे पहले तो देखते हैं लोकसभा में, आपको थोड़ा बताते हैं। लोकसभा है, लोकसभा बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ रहेगी, बिल्कुल कभी नहीं पढ़े होंगे तब भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये राज्यसभा है, राज्यसभा देखिए
इसमें क्या है, सदस्य हैं कितने हैं इस समय, 543 हैं। इलेक्टेड है, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित है, इलेक्ट हैं। और 2 हैं नॉमिनल हैं, मतलब मनोनीत हैं, नॉमिनल मनोनीत किए गए हैं। अब जो है क्या रहता है राज्यसभा में, राज्यसभा में 245 हैं, 233 हैं, टोटल कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं, 545 टोटल यहाँ। अब यहाँ पर राज्यसभा में 233 हैं निर्वाचित हैं, इलेक्ट, और 12 हैं नॉमिनल, टोटल कितने हैं 245। तो भाग कौन कौन लेता है, ये भाग लेते हैं और ये लोग भाग लेते हैं। जोड़ा जाए इन दोनों की संख्या, ऐसे जोड़ दो इनको, 3 3 6, 3 4 7, 5 2 7, इतने जो हैं क्या, इतने सदस्य संसद के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे इतने। अब इनकी वैल्यू निकलती है। ऐसे ही मान लीजिए विधायक कितने हैं, पूरे सभी विधानसभाओं के विधायक, अब इतना काउंट नहीं किए हैं एक एक, लेकिन आप समझिए सभी जो विधायक हैं एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, सभी विधायकों, सभी विधानसभा सदस्यों की संख्या, निर्वाचित लगा दिए हैं यहाँ पे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब सभी निर्वाचित जो विधायक गण हैं उनकी संख्या ये मान लेते हैं 4000 हैं। अपने यूपी से ही अकेले 400 ही हैं, 403 हैं। यूपी से कितने हैं, यूपी से भी देख लिए, कभी कभी संख्या आ जाती है, 403 हैं ऑप्शन में, 404 403, ये क्या है, निर्वाचित हैं। और प्लस 1 जो है ये क्या है, मनोनीत। कुल जो का है यूपी में कितने हैं, कुल यूपी में 404 हैं, लेकिन निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। तो इस प्रकार हमने बता दिया। अब इधर भाग इतने लेंगे, इधर भाग इतने लेंगे, इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। अब क्या रहता है, यहाँ करते हैं, एक MLA मतलब विधायक कह सकते हो, एक विधायक का मूल्य रुपये वाला नहीं लगा रहे हैं, एक विधायक का, कि कोई पार्टी नहीं बदलवानी है दल बदल करके, ये रुपये मूल्य नहीं लग रहा है यहाँ पे। एक मतलब चुनाव के लिए एक मूल्य क्या रहता है, तो क्या सूत्र इसका रहता है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बक्से में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। जो उस राज्य की कुल जनसंख्या जो कुल जनसंख्या बटे कुल विधायकों की संख्या, कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या और गुणे 1000, ये फार्मूला बनेगा। अब जैसे मान लीजिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी मैथ, उस राज्य की मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़ हो गई। ठीक, ये 20 करोड़ हो गई यहाँ पे। और कुल जनसंख्या और विधायक गण 403 हैं, और ये 1000 से गुणा तो कितनी आई, इतनी मान लीजिए कितनी आती है, एक विधायक की कुल पावर जो कुल वैल्यू जो है एक विधायक कितनी निकलती है, कितनी, 2/403 ये निकल रही है। अब कुल पूरे विधायकों की कितनी निकलेगी वैल्यू, इतनी आएगी। मान लीजिए पूरे, ये मैथ है, इसको इतना ज़रूरी नहीं है, चलो हमने समझा दिया, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मतलब हमने एक विधायक का मूल्य निकाला है, इतना आया है, तो पूरे 403 विधायक का मूल्य कितना होगा, एक एक नियम से 403 गुणा करेंगे तो ये कट जाए, कितना एक विधायक का मूल्य आया यूपी के, 20,000 आया। 20,000 ही हो रहा है, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मान लीजिए इतना आया, 2 लाख मूल्य आया। रुपये का नहीं मूल्य एक होता है। अब ऐसे ही जो है
ये देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब इसी प्रकार हम किसका देखेंगे, एक संसद का मूल्य देखेंगे। फार्मूला बस याद रखने वाली चीज़ है, केवल फार्मूला पूछा जाता है, मतलब फार्मूला में ध्यान रखिएगा कुल सदस्य, कुल मतलब कुल आबादी उस राज्य की, और कुल विधानसभा सदस्य, कुल विधायकों की संख्या गुणे 1000 याद रखिएगा जरूर। अब देखते हैं, जैसे एक MP की वैल्यू, मतलब संसद की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 MP मूल्य जो है क्या है, कुल जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या, निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, बटे कुल निर्वाचित संसदों की संख्या, या सांसद सदस्यों की संख्या, संसदों की संख्या, बस गुणे उड़े कुछ नहीं है इसमें, ये याद रखना, ये फार्मूला रहता है। अब देख दूसरा जो है बात होता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, एकल संक्रमण प्रणाली से लिया जाता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ये हो जाता है। इसमें क्या है, जो इसमें बहुत इस समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं, फिर कभी बताते हैं इसको एक्सप्लेन करके, लेकिन समझने के लिए इसमें जो है 50% जो प्रेफरेंस पहले पा गया, जो 50% से अधिक प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस पा जाता है, से अधिक लिख लीजिए, से अधिक प्रेफरेंस, वो जीत जाता है, जीता माना जाता है। जैसे आपको एक नॉर्मली समझा रहे हैं, इसमें ये नहीं, जैसे हम लोग इलेक्शन देने वोट डालने जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को वोट देते जाके हैं। इसमें जो क्या है, जैसे उसमें है नॉर्मल इलेक्शन होता है, कोई गांव का हो रहा है, कोई विधायकी का इलेक्शन है, कोई संसदीय का इलेक्शन है, कोई मान लेते इलेक्शन हो रहा है, तो संसद का इलेक्शन है तो लाइन लगी है, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, एक सदस्य को ये नहीं है सबको वोट देंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं है, एक को चुनना है किसी को। उसमें क्या है, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, 4 राष्ट्रपति के दावेदार हैं, हमको चारों को वोट देना है, लेकिन प्रेफरेंस फर्स्ट पे किसको देंगे, सेकंड पे किसको देंगे, थर्ड पे किसको देंगे, फोर्थ पे। मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ए है, सिंपल है, बाद में इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, नॉर्मल समझाने के लिए है, कोई बिल्कुल हम चार्ट संविधान का नहीं बता रहे हैं एकदम, हम एक समझाने के लिए, मतलब प्रेफरेंस के आधार पर कैसे जीता जाता है, कैसे चुनाव होगा। एक BCD है, तो 4 लोगों को वोट देना है, मान लीजिए ये 4 सदस्य हैं, 4 राष्ट्रपति लोग हैं, बनने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, तैयार बैठे बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। तो अब जो है हम लोग मान लीजिए 5-6 लोग जाते हैं वोट देने, 5 लोग वोट देने गए, तो इनको हमने 1 दिया, 5 लोग जाते हैं, 5 लोग गए, 5 लोग वोट दे रहे हैं, एक समझने के लिए प्रेफरेंस की, इनको हमने 2 नंबर दिया, इनको 3 दिया, इनको 4 दे दिया। पहले व्यक्ति गए, पहले 1 पर्सन गया, सेकंड पर्सन गया, ठीक, सेकंड की जो क्या रही, इनको दिया वो 2, इनको दिया 1, इनको दिया 3 और इनको दिया 4। फिर थर्ड वाले गए वोट देने, ए वालों को दिया 1, इनको दिया 2, इनको दिया 4, इनको दिया 3। फिर फोर्थ वाले गए, उन्होंने क्या किया, इनको दिया 1, इनको दिया 4, इनको दिया 4, इनको दिया 3। अब मान लीजिए अब रहता है 4 लोगों ने वोट दिया, हम 4 को मान लेते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। अब
कौन 50% से ऊपर, एक वाला काउंट कर लीजिए, एक ये हो गया फर्स्ट पाए प्रायोरिटी, फर्स्ट वाले ये पाए गए, मतलब 3 लोग पाए फर्स्ट वाले, 3 लोग फर्स्ट पाए, 3 लोग जो क्या थे, जो 3 मतलब एक क्या पाया है, 3 बार पहला पाया, फर्स्ट नंबर पाया। तो ये कितने बार पाए, बी कितनी पाया, 1 बार पाया, 2 बार, मतलब जो 2 ये क्या पाया है, 1 बार पाया, लेकिन 2 जो कितनी बार पाया है, 2 बार पाया है, 2 बार 2 पाया है, 1 बार 1 पाया। अब सी कितनी बार पाए हैं, सी 2 बार, ऐसे इनकी भी देख लेते हैं। तो लेकिन फर्स्ट वाला कितनी बार पाया, सबसे ज़्यादा फर्स्ट कौन पाया है, ए पाया, तो ए राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए राष्ट्रपति। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, ए राष्ट्रपति बन जाएगा। अब मान लीजिए 50% नहीं हो पाता है, फिर 2 को काउंट किया जाएगा। मान लीजिए ऐसा स्थिति बनती कि बराबर हो जाते हैं, ये सब लोग 2-2, मतलब ये भी 1-1 पाए हैं, ये भी 2 बार 1-1 पाते, ये भी 3 बार 1-1 पाते, 2 बार 1-1 पाते, ऐसी स्थिति आ जाती, फिर 2 को माना जाता। तो ऐसे इस प्रकार चुनाव होता है। फिर द्वितीय चक्र की इस प्रकार मतगणना होती है। अब हमने देखा प्रेफरेंस मायने रखता है, वोट सबको देना है, लेकिन प्रेफरेंस किसे देते। तो इस प्रकार हमने देख लिया राष्ट्रपति का। अब जो है हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कब, जैसे संविधान का अतिक्रमण करता है, कोई भी कदाचार साबित होता है उसका, तो उसके लिए क्या होता है, संसद में पहले तो 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, इस प्रकार की। और उन्हीं 14 दिनों में जो संसद में एक प्रस्ताव, लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी वो प्रस्ताव रख सकते हैं, वो 14 दिनों के अंदर उस प्रस्ताव पर 1/4 जो कुल सदस्य हैं उस सभा के, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो जिस सदन में उस बिल को पेश किया गया है, मतलब विधेयक को हटाने का जो महाभियोग विधेयक है प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस भी सदन में, उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। समझिएगा, राष्ट्रपति को हटाना है तो पहले 14 दिन के लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी है। उधर 14 दिनों में इन्हीं क्या करना है, संसद में प्रस्ताव लाना है जिसको कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने हैं। हस्ताक्षर होने के उपरांत उस प्रस्ताव को उस सदन के, जिस सदन में इस प्रस्ताव को लाया गया था, 1/4 हस्ताक्षर किए गए, उसी सदन में उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बता रहे हैं, बहुमत से पास करना होगा अगले सदन के लिए। जब वो पास होकर अगले सदन चला जाएगा, अब उस सदन में क्या होगा, जांच सदन के रूप में कार्य करेगा। उसके लिए एक जांच समिति बनेगी। जांच समिति उस प्रस्ताव को चेक करेगी, क्या सही है, सही राष्ट्रपतियों को हटना चाहिए, क्या जो नैतिक कदाचार है या संवैधानिक जो अतिक्रमण है क्या सही में इनके द्वारा हुआ है। तो वो जो समिति है वो जांच करेगी, सही पाती है तो समिति, अच्छा कौन उसमें होगा, वो जो उसका प्रमुख समिति का होगा CJI होगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का। तो वो जांच करेगा, यदि सही पाता है तो उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ा देगा, आगे बढ़ाएगा। उस सदन के जो दूसरे वाले सदन में प्रस्ताव पहुंचा है 2/3 सदस्य से, उसको क्या होना होगा, पारित होना होगा। जिस दिन वो पारित हो जाएगा उसी समय से, उसी दिन से राष्ट्रपति जो हैं महाभियोग द्वारा हटाए माने जाएंगे, राष्ट्रपति हट चुके हैं। ये प्रक्रिया होती है। अब हमने ये जिक्र कर लिया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, हमने इसको बताया था अमेरिका के संविधान से, US के संविधान से। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कौन हैं, कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति बताएंगे, जो विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति करता है, विभिन्न जो आयोग हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, विभिन्न आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन में आ जाए, प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, प्रतिनियुक्त होता है, चयनित होता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, भले ही वह जो है चुनाव लड़के जीत के आया हो सदन में, लोकसभा में वो जीत के आया हो, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, संसद के सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में वह जीत के आया। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस सीट से जीत के पहुँचे लोकसभा में। लोकसभा में जो इनकी पार्टी है उनके सदस्यों ने इनको बहुमत दल का नेता नियुक्त कर दिया, मतलब अपनी पार्टी का नेता बनाया, और इनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सदस्य थे उस सदन में। तो ये क्या हुए, बहुमत दल के नेता के रूप में घोषित किए गए, मतलब प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता बनाए गए। अभी प्रधानमंत्री नहीं बने,
ये केवल एक नॉर्मल सदस्य के रूप में बनारस से जीत के सदन में पहुँचे थे, लोकसभा में जिस पार्टी से पहुँचे थे उन पार्टी ने इनको अपना प्रमुख घोषित किया, साथ ही साथ इनको जो है उस लोकसभा में बहुमत दल का, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत है उस दल का नेता बना दिया गया, नेता घोषित किया गया। प्रमुख हैं, अभी पार्टी के ही प्रमुख हैं, वहाँ पे नेता हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नहीं मिले। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 74-75 में जिक्र है, वो राष्ट्रपति इनकी नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित होता है। अब आगे प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री ही जो है मंत्रिपरिषद का गठन कर रहा है, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। हटाएगा भी राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऐसे ही राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का मतलब प्रधानमंत्री सीधे, क्योंकि मंत्रिपरिषद का चीफ कौन है? प्रधानमंत्री है, प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद में कौन कौन है हमने जिक्र कर ही दिया है। फिर इसके बाद जिक्र करते हैं, राज्यपाल हो गया। तो इस प्रकार कौन सदस्य नियुक्त हुए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फिर किसकी हमने कराई नियुक्ति? जो मंत्रिपरिषद है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। फिर किसकी करा दी नियुक्ति हमने? गवर्नर की करा दी। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति होती है। अब राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में, किन्हीं केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहा जाता है, किन्हीं केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक कहा जाता है, किसी में मुख्य आयुक्त कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त कहा जाता है, चीफ कमीशन कहा जाता है। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी है, और ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर जो नया विधानसभा बना, इनके जो है राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। साथ में जो है जो दमन दीव है, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली दोनों एक ही में मर्ज कर दिए गए हैं। तो इसके जो है चीफ को, राज्यपाल को क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। लक्षद्वीप के उसको प्रशासक कहा जाता है, राज्यपाल को। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ये राष्ट्रपति के समझ ले एजेंट हैं। राज्यपाल एक प्रकार से राष्ट्रपति का एजेंट है। फिर जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अब आते हैं कैग की नियुक्ति कौन कर? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो कैग हमने बताया, और साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनको हटा नहीं सकता है। किन 3 लोगों को हमने बताया? फर्स्ट, कैग को नहीं हटा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है। समस्त न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता है। कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से हटा नहीं सकता है। तो एक हो गया निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग को नहीं हटा सकता है। दूसरा, जितने भी न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं हटा सकता है। और जो तीसरे आ जाते हैं, जो कह सकते हो, जो हमने बताया था, कैग हो गया था। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गया। और तीसरा जो है एक आ जाएगा आपका कमिश्नरी में। तो इन लोगों को क्या कर सकते हो? नहीं हटा सकते हो। अब कैसे हटा सकते हैं? संसद द्वारा बना के कानून द्वारा हटा सकता है। अब देखते हैं इधर जो यूपीएससी है, इनके सदस्य हैं, इनके चेयरमैन हैं। और जो कौन आता है? सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, उसके सीआईसी है, उसके जो न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हो, मतलब न्यायाधीश नहीं, उनके सदस्यों को। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं हटा सकता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आदेश से ही हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम पूरा देखेंगे आयोग का। अब कौन कौन से आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ये तो हमने देखा कि सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, किसको हटा रहा है राष्ट्रपति, इसकी जिक्र किया। अभी देखेंगे किन आयोगों की नियुक्ति करता है, जैसे एससी आयोग की कमीशन की नियुक्ति करता है, एसटी कमीशन की नियुक्ति करता है, ओबीसी कमीशन की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, फाइनेंस कमीशन की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वित्तीय आयोग जो बनता है, लैंग्वेज कमीशन जो बनता है, बना नहीं है हालांकि कभी कभी इससे जिक्र होता है, भाषा जो आयोग है उसकी भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इन प्रकार की बातें की जाएंगी। वही राज्यपाल में भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस सब पे चर्चा होगी। अब हम उसको जो है आगे वाले टॉपिक, आने वाले टॉपिक में देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।